शहर में कशीदगी बढ़ गई है। बाजार में जगह जगह आग लगी है। याद है वो रात जब राजा मेहदी अली खान हमारे फ्लैट में ठहर गया था, ज्यादा पी जाने की वजह से। और मैं तुम्हारे बिस्तर पे आगे सो गया था। मैं अभी हैरान हो ही रहा था कि तुम्हें मेरे बिस्तर में घुसने की क्या सूझी, और अचानक किसी चीज के जलने की बू मेरी नाक में घुसी। वो जलने की बू मेरे बिस्तर की थी। राजा ने सुलगाता हुआ सिगरेट मेरे बिस्तर पे फेंक दिया था। और तुम आग बुझाने के बजाय मेरे बिस्तर में आकर मरे सो गए। तुम्हारी वाली आदत है, आग बुझाने के बजाय उससे दामन छुड़ाकर भाग जाते हो। मैं अदाकार हूँ, फायर ब्रिगेड नहीं। पर अदाकारी तो कर सकते थे आग बुझाने की। अदाकारी से आग नहीं बुझती मेरे दोस्त। ये तुम्हारी आंख पर निशान कैसा है? लगता है किसी ने घूंसा मारा है। हाँ, किसी औरत ने। अदाकारा के के मगर वो तो तुम पर मरती थी, तुमने खुद बताया था। झूठ बोला था मैंने। पर घूसा मारा क्यों उसने? कल रात बुलाया था उसने। कहती क्या कहते फिरते हो, मरती हूँ तुम पे? नहीं मरती मैं तुम पे। तो फिर? तो मैंने कहा आज मर जाओ। इस पर उसने तुम्हें मारा? हाँ। अच्छा किया। एक बात बताओ मुरली, पूछो। उस रोज जब रावलपिंडी से लुट-पुट कर आने वाले सिख खानदान के लोग अपनी दर्दनाक कहानी सुना रहे थे, कत्ल और आबरू रेजी की, तो तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो रहा था, तुम्हारी आंखों में जुनून नजर आ रहा था। हाँ, कुछ ऐसा ही आलम था। मैं भी मुसलमान हूं, बहुत बदकिरदार और गुनाहगार, मगर हूं तो मुसलमान। हाँ। तो क्या तुम्हारा दिल किया था कि मुझसे उस सिख खानदान से होने वाले जुल्म का बदला ले लो, मुझे कत्ल कर दो? उस रोज जब मैं मुसलमानों के ढाते मुजालिम को देख रहा था तो मैं तुम्हें कत्ल कर सकता था। और अब तुम्हें गले लगा के रुखसत कर सकता हूँ। मगर रोकोगे नहीं? तुम सचमुच जा रहे हो? हाँ। तो फिर आखिरी जाम हो जाए। इब्तुल्लाह। मंटो साहब, पाकिस्तान आना मुबारक हो। हमारे इजलास में तशरीफ लाइए। हल्का अलबाब ज़ौक़ के इजलास में अपनी कहानी पढ़ी है, इज्जत अफजाई होगी। हजरात, सादत हसन मंटो साहब बम्बई से लाहौर तशरीफ ले आए हैं। ये इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत है। इन्होंने मसला कश्मीर पे पंडित नेहरू को खूब तनकीद का निशाना बनाया है, जो काबिले तारीफ है। वो लिखते हैं, मैंने अपना महबूब शहर मुंबई छोड़ दिया, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना कश्मीर नहीं छोड़ सकते। अपने अफसाने जाओ हनीफ जाओ में वो अपने किरदार के जरिए खुल्लम खुल्ला जिहाद कश्मीर की हिमायत करते हैं। इन्होंने कायदे आजम पर मेरे साहिब के अनवान से जो खाका लिखा है वो बज़ाहिर तो कायदे आजम के ड्राइवर की जुबानी है, मगर इसमें मंटो साहब की बानी पाकिस्तान से मोहब्बत झलकती है। हम इस मौके पे हुकूमत मगरबी पाकिस्तान की तरफ से मंटो साहब के अफसाने खोल दो पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। जिस रसाले में ये अफसाना शाया हुआ उस पर भी पाबंदी लगा दी गई और कहा गया है कि इसमें ऐसी तहरीरें शाया हैं जिससे अमन व अमान में खलल पड़ सकता है। मंटो साहब, हल्का रबाब ज़ौक़ की रुकनीत के फार्म पर दस्तखत कर दें। यहाँ कॉमरेड्स,
जो मंटो साहब बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं। इनकी पाकिस्तान आमद से तरक्की पसंद तहरीक को तक़वियत मिलेगी, जबकि इनकलाब की मंजिल और करीब आ जाएगी। तकसीम हिंद के दौरान फ़िरका वाराना फसादात और मजहबी जुनूनियत का जो मुजाहरा हुआ, उस पर मंटो साहब की तहरीरें अदब का लाजवाब नमूना है। बाबू गोपीनाथ को अंजुमन ने शाहकार अफसाना करार दिया। इनकी कहानी खोल दो को अंजुमन के बानी सरदार अली जाफरी ने मास्टरपीस का दर्जा दिया है, जबकि इनकी तसनीफ स्याह हाशिए उसका तो जवाब नहीं। मजहब के नाम पे होने वाली हवानियत को जिस जुर्रत और बेबाकी से बेनकाब किया मंटो ने। कश्मीर की बेमकसद और रजत पसंदाना जंग को मुस्तरद करते हुए मंटो साहब ने टीटवाल का कुत्ता और आखिरी सलूट जैसे तरक्की पसंद अफसाने तहलीक किए। मंटो साहब, ये अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की रुकनियत का फार्म है, यहाँ दस्तखत कीजिए ज़रा। अरे मंटो साहब, आप यहाँ कम्युनिस्टों के नलखे में पाबंदी लगवाएंगे क्या अपने आप पर? अमेरिका की पिट्ठू हुकूमत के दौर में रूस नवाजों के साथ मेलजोल अच्छा नहीं है। आइए हमारे साथ, हम आपकी कहानियां छापेंगे और आप नाम कमाएंगे। और आप? भैया माल कमाएंगे। आपको तो धन दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हम ये बोझ नहीं डालेंगे। लोग आपकी कहानियां बहुत शौक से पढ़ते हैं और खूब सराहते हैं। समझ रहे हैं ना आप मंटो साहब? जी नहीं, मैं काफ़ी नाम कमा चुका हूँ। अब मुझे रकम कमानी है ताकि मैं घर चला सकूं, अपनी शराब का खर्च पूरा कर सकूं। भाई हम मुफ्त खोरे तो नहीं है मंटो साहब। आपको आपकी कहानियों का मुआवजा जरूर देंगे। हर कहानी के 20 रुपए और मजमून के 10 रुपए। आप कहानियां लिखते जाइए और हमें देते जाइए, और आपके घर का और शराब का दोनों का खर्चा निकलता जाएगा। तो डील हो गई, करें दस्तखत कॉन्ट्रैक्ट पर। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं मंटो, सादत हसन मंटो। सादत हसन या मंटो? दोनों? तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या मतलब? दोनों का इकट्ठे गुजारा मुमकिन नहीं है। किन दोनों का? सादत हसन का और मंटो का। यानी? सादत हसन बीवी का सादत साहब है, तुम्हारी प्यारी प्यारी बेटियों का अब्बाजान है। लक्ष्मी मेंशन के मकान नंबर 31 का मकीन है। और मंटो? और मंटो एक आजाद रूह है, एक खरा और बेबाक अदीब। सच बोलता है, सच लिखता है, बेखौफ और बेधड़क। दोनों में से किसी एक को पीछे हटना होगा। किसी ना किसी को हार माननी पड़ेगी। कैसी अजीब बात करती हो? ये तो अनहोनी बात है। तुम्हारी कहानी भी तो अनहोनी है। अनहोनी है तुम्हारी कहानी। तुम हो कौन? सुनो, कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो?
मुबारक हो मंटो, तुम्हें लाइसेंस मिल गया है। अच्छा, अब मैं छापा खाना लगा सकता हूँ। मैंने एक अदबी रिसाला छापने का मंसूबा बनाया है। आपको पसंद आएगा ये मंसूबा? आई एम सॉरी मंटो साहब, ये लाइसेंस छापे खाने का नहीं है, बल्कि बर्फ खाने का है। कौन पीछे हटेगा, सादत हसन या मंटो? बर्फ का व्यापारी या शोलों का सौदागर? तुम वही हो ना जो लाहौर आने पर मिली थी? हाँ, मैं वही हूँ। मगर क्या तुम भी वही हो या बदल गए हो? सरकार बर्फ खाने का लाइसेंस दे देती है, छापे खाने का नहीं। नैती जल के राख हो गई, मगर देखो, राख में शायद चिंगारियां छुपी हों। शायद इस राख से इब्बू की नैती फिर से पैदा हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? बर्फ की सिलें शोले उगल सकती हैं? ईश्वर सिंह का हाथ बिल्कुल ठंडा था। हाँ। ऐसे? तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल बर्फ है। मेरी आंखों में देखो। तुम्हारी आंखें दहकते अंगारों की मानिंद हैं। ठंडे गोश्त में हरारत का इम्कान मौजूद है। बर्फ के अंदर आग पोशीदा है मंटो। अलाओ, जलाते रहो, जलाते रहो, अलाओ, जलाते रहो, अलाओ, जलाते रहो, अलाओ। मुझे याद है लड़कपन का वो वाकया, जब अमृतसर में एक शोबदेबाज ने लोगों को आग पर चलने का चैलेंज दे रखा। न जाने मेरे दिल में क्या समाई। मैंने दोस्तों के मना करने के बावजूद ये चैलेंज कबूल कर लिया। मैंने दहकते हुए अंगारों पर नजर डाली और फिर अपने नंगे पैरों पर। फिर मैंने अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग को इस मकसद पर मरकूज कर लिया कि मुझे इन अंगारों पर चलना है, और मैंने ये मकसद हासिल कर लिया। अंगारों पर चलने वालों को आज बर्फ पर चलने पर मजबूर किया जा रहा था। आग बेचने वालों को बर्फ बेचने का परमिट दिया जा रहा था। ये कैसे मुमकिन था? मौलाना ताजवर नजीब आबादी पेश हो। जनाब, ठंडा गोश्त किसी मजलिस या किसी मस्जिद में किसी जमाती हैसियत में सुनना पसंद नहीं किया जा सकता। अगर कोई पढ़े तो अपना सर सलामत लेकर ना जा सके। 10 साल अदबी जिंदगी में इससे गंदा मजमून मेरी नजर से नहीं गुजरा। क्या किसी मस्जिद में कोई भी अफसाना पढ़ना मुनासिब है? नहीं, मसाजिद अफसाना सुनने के लिए नहीं होती। क्या मसनवी गुलजार नसीम में
गुल बकाबली और ताजुल मुलूक की शादी का तस्करा इखलाक से मुतसादिम नहीं? यकीनन है। और अफसाना अजायब, मसनवी बहार इश्क, मसनवी फरेब इश्क और अलिफ लैला में बहुत हिस्से ऐसे हैं जिन्हें फुहश कहा जा सकता है मगर। और मसनवी मौलाना रूम में जिनसी तरगीब का पहलू मौजूद नहीं? बिल्कुल है, मगर ये जवाज तो नहीं ऐसी फहश नवीसी करने का। तो क्या इन मशहूर कुतुब के बारे में कोई कार्रवाई की आपकी प्रेस ब्रांच ने? आगा शोरश काश्मीरी, मदीर चटान, खतीब शायर। मैंने ठंडा गोश्त पढ़ा है, मगर इसने मुझ पर कुछ अच्छे असरात मुरतब नहीं किए। मैं जिस समाज और घराने से ताल्लुक रखता हूँ, इसके पेशे नज़र ऐसा मजमून मैं अपने पर्चे में शाया नहीं करूँगा। मेरा मकतबा फिक्र इसे गवारा नहीं करता। और क्या इससे आम कारी को तरगीब गुनाह होती है? इससे उबाशकारी को तरगीब हुई है। उबाशकारी को तरगीब होती है और आम नामेकारी को? आम कारी को बदमज़गी का एहसास हो सकता है, तरगीब नहीं। मंटो साहब, मैं सफाई के गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। सैयद आबिद अली आबिद, प्रिंसिपल दयाल सिंह कॉलेज। मैंने रसाला जावेद में ठंडा गोश्त पढ़ा है। ये एक अदब पारा है। मंटो साहब की तुम्हारी तसानीफ पढ़ी है। प्रेमचंद के बाद जो मुख्तसर अफसाना निगार मशहूर हुए, इनमें सादत हसन मंटो को एक खास मकाम हासिल है। इस अफसाने में ईश्वर सिंह का किरदार नुमाया तरीन असर ये है कि इसने जो नालबा हरकत की, इसकी सजा इसे फितरत की तरफ से नफ्सियाती नामर्दी की सूरत में मिल गई। क्या अदब फुहश हो सकता है? अगर किसी तहरीर को अदब करार दिया जा चुका हो तो इसे फहाश नहीं करार दिया जा सकता। दिल्ली से लेकर गालिब तक ऐसे अशार हैं जिन्हें बाज़ उनासे फहाश कहते आए हैं। और क्या ये अफसाना शरीफ घरानों में पढ़ा जा सकता है? बल्कि मेरे सब बच्चों और बच्चियों ने ये अफसाना पढ़ा है। इसके अलावा मेरे बहुत से अजीबों से बात हुई है और सब ने इस अफसाने को बहुत सराहा है। शुक्रिया। अब तशरीफ लाएंगे कर्नल फैज अहमद फैज, एडिटर पाकिस्तान टाइम्स। मेरी राय में अफसाना फहश कतन नहीं है। महज चंद अल्फाज को लेकर तमाम अफसाने को फहश करार देना बेमानी बात है। अफसाने पे तनकीद करते वक्त तमाम अफसाना ज़ेरे नज़र होना चाहिए। महज और यानी किसी अफसाने के फहश होने की कोई दलील नहीं। मैं ये समझता हूँ कि मुसन्निफ ने फहश निगारी नहीं की, लेकिन अदब के आला तकाज़ों को पूरा नहीं किया। इस तसनीफ़ में ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल का तज़किया बखूबी नहीं है। क्या आपकी शायरी में जिंदगी के बुनियादी मसाइल का तज्जिया है कर्नल फैज? शायरी के तकाज़े और होते हैं, मगर अगर कहानी आला अदब नहीं तो क्या इसे बैन कर देना जायज़ है? जी नहीं। अदब और अदीब के मकाम का तयन नक़ाद, क़ारीन और तारीख करती है, अदालतें नहीं। मंटो, आपको कुछ और कहना है? जी, ठंडा गोश्त एक सच्ची तस्वीर है। बड़ी बेईमाना साफ गोई से एक नफ्सियाती हकीकत की नकाब कुशाई की गई है। अगर इस अफसाने को पढ़ने के बाद किसी साहिब के जज्बात बरांगेख्ता हों तो इन्हें किसी ज़हनी मुआलिज से रुजू करना चाहिए। ईश्वर सिंह गंदा जहन सही, अफसाने का मौजू घिनौना सही, लेकिन क्या इसको पढ़ने के बाद इसमें इंसानियत की रमक दिखाई नहीं देती जो ईश्वर सिंह के स्याह कल्ब में खुद उसका मकरूह फेल पैदा करता है? यानी ऐसे वहशी इंसान के अंदर भी इंसानियत की रमक मौजूद थी, जिसकी वजह से उसके अंदर अपने मकरूह फेल का ऐसा शदीद नफ्सियाती रद्द अमल हुआ। और वो गालियां जो ईश्वर सिंह और कलरन देते हैं, क्या वो आला अदब का नमूना है? मैं ऐसे किरदार पेश कर रहा था जो
लुटेरे हैं, गवार हैं और जिनसी लिहाज से बहुत तगड़े हैं। इनकी जबान जाहिर है गंगा जमुना से धुली तो नहीं हो सकती। अगर मैं शाइस्ता अल्फाज इनके मुंह में डालता हूं तो आर्ट के बजाय खराफात बन जाता है। तब शायद इसे फहुश कहा जा सकता है। कहानी ठंडा गोश्त को गौर से पढ़ने के बाद मुझे इत्मीनान हो गया है कि इसमें कायरीन का इखलाक बिगाड़ने का मिलान मौजूद है और ये हमारे मुल्क के मरवजा इखलाकी मेयारों की खिलाफ वर्जी करती है। इसलिए मैं मुल्ज़म शहादत हसन मंटो को एक फाहिश तहरीर करने का जिम्मेदार ठहराता हूँ और इसे ज़ेर दफ़ा PPC 292 3 माह कैद बामुशक्कत और 300 जुर्माने की सज़ा देता हूँ। अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में इसको मज़ीद 21 यौम की सज़ा भुगतनी होगी। दिमाग की कुछ अजीब ही कैफियत थी। समझ नहीं आता था क्या करूं, लिखना छोड़ दूं या एहतसाब से कतन बेपरवाह होकर कलम जनी करता रहूं। सच पूछिए तो तबीयत इतनी खट्टी हो गई थी कि जी चाहता था कोई चीज अलॉट हो जाए तो आराम से किसी कोने में बैठकर कलम और दवात से दूर रहूं। दिमाग में ख्यालात पैदा हों तो उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दूं। अलाटमेंट मैसर ना हो तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दूं या नाजायज तौर पर शराब कशीद करने लगूं। आखिर उस जिक्र काम मैंने इसलिए ना किया कि मुझे इस बात का खदशा था कि सारी शराब मैं खुद पी जाया करूंगा, खर्च ही खर्च होगा, आमदन 1 पैसे की भी ना होगी। सुना आपने, मंटो फिर गिरफ्तार हो गया। इस मर्तबा इसको फांसी होनी चाहिए। ठंडा गोश्त के बारे में हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो उसे खुद ब खुद मर जाना चाहिए था, मगर वो बहुत हरदर्म है, अपनी हरकतों से बाज नहीं रहेगा। वरना बहुत से ऐसे शरीफाना काम है जो वो कर सकता था। मालूम है आपको इसका अंजाम क्या होगा? बुरा ही नजर आता है। 6 मुकदमे उस पर पंजाब में चल रहे होंगे, 10 सिंध में, 4 सरहद में, 3 मशरकी पाकिस्तान में। वो उनकी ताब न लाकर पागल हो जाएगा। पागल होकर क्या करेगा? पागलों को होशमंद बनाने की कोशिश करेगा। ये तो दफा 292 की रोशनी में बहुत खतरनाक जुर्म मालूम होता है। अब तो अदालत ने भी साफ तौर पे कह दिया कि उसको मुसन्निफ की नीयत से कोई वास्ता नहीं है, उसके मिलान को ज़ेरे गौर रखना पड़ेगा। अगर मंटो सच में पागल हो गया तो इसके बीवी बच्चों का क्या होगा? अजी लानत भेजिए मंटो पर और उसके बीवी बच्चों पर। ये बताइए कि अदालत के फैसले का उर्दू अदब पर क्या असर होगा? ये दफा 292 तो मोमिन, मीर, अशोक, असदी, हाफज सबको साफ कर देगी। ये जितने भी अदीब शायर बने फिरते हैं, इनको चाहिए कि अब कोई शरीफाना पेशा इख्तियार करें, लीडर बन जाए। सिर्फ मुस्लिम लीग के, किसी और लीग का लीडर बनना फाहिश है। लीडर के अलावा और भी शरीफाना पेशे मौजूद हैं। डाकखानों के बाहर बैठकर पाकीज़ा इबारतों में खुतूब नवीसी करें, दीवारों पर इश्तिहार लिखें, बेरोजगारों के दफ्तरों में क्लर्क हो जाएं। नया नया मुल्क है, हजार सामियाँ खाली हैं, कहीं भी समा जाएंगे। हुकूमत तो सोच रही है कि तफाइफों और रंडियों के लिए रावी के पास एक बस्ती बना दी जाए ताकि शहर की गलाजत दूर हो जाए। क्यों ना शायरों, अफसाना निगारों और अदीबों को भी उनमें शामिल कर दिया जाए। कैसा ख्याल है? ये लोग वहाँ खुश भी रहेंगे। भाई लोहे को लोहा काटता है और फहाशी को फहाशी। मंटो तो खास तौर पर वहाँ अपनी दिलचस्पी का मनपसंद सामान मिल जाएगा। लेकिन वो कमबख्त उनका मुजरा सुनने के बजाय उनके बारे में लिखेगा, कई सौगंधियां, कई सुल्तानाएं पेश करेगा। कई खुशियां, कई ढूंढो,
मालूम नहीं उस कमबख्त को ऐसे गिरे हुए इंसानों को उठाने में क्या मजा आता है। सारी दुनिया उनको जलील और हकीर समझती है और वो उनको सीने से लगाता है। इसकी बहन अस्मा चुगाई ने इसके बारे में ठीक ही कहा था। मंटो को तहलका डाल देने और सोतों को चौंका देने वाली चीज़ों से बड़ी रगबत है। वो सोचता है कि अगर बहुत से लोग सफ़ेद कपड़े पहने हों और कोई कीचड़ बनकर वहाँ आ जाए तो सब हक्का बक्का रह जाएंगे। उसका भाई मुमताज हुसैन कहता है कि वो नेकी की तलाश नहीं करता है और उसकी एक किरण ऐसे ऐसे इंसान के पेट से निकालता है जिसके बारे में आप इस किस्म की तवक्को भी नहीं कर सकते। ये है मंटो का कारनामा। भाई ये तो बड़ी लघु बल्कि फाश हरकत है। ऐसे इंसान के पेट से रोशनी की किरण निकल जाए जहां सिवाय आंतड़ियों और फुजले के सिवाय और कुछ ना हो, और सफेद पोशों के दरमियान कीचड़ मिलकर कूद पड़ना। और ये और भी फाश है। ये इतनी कीचड़ लाता कहां से है? गंदगी का गवास जो ठहरा। आइए हम दुआ मांगे कि खुदा हमें इसके लानती वजूद से निजात दिलाए। देखा है मैंने। जब तुम मजलूम औरतों की कहानियां लिखते हो तो तुम खुद कहते हो कि तुम्हें औरत बन जाना पड़ता है। औरत बनकर दर्द सहना, दुख झेलना, जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैं वही औरत तो हूँ। मैं और तुम अलग अलग नहीं है मंटो। मगर ये भी तो हो सकता है कि सादत हसन मर जाए और मंटो जिंदा रहे। तुम तने हुए रस्से पर एक बाजीगर की तरह कब तक चलते रहोगे? अब तुम्हारा तवाजुन बिगड़ रहा है। तुम गिरने वाले हो। हाँ, मैं इस तने हुए रस्से पर और नहीं चल सकता मेरी हमजाद। तुम्हें तो पता है मैं क्या हूं। मैं एक फ्रॉड हूं। ये तुम्हारा फ्रॉड है। तुम एक खरे इंसान हो। मैं झूठा हूं। लोग मेरे झूठ नहीं पकड़ सकते मगर मेरी बीवी मेरा हर झूठ पकड़ लेती है। तुम झूठ बकदरे किफायत बोलते हो। मैं अनपढ़ हूं। तुमने जो पढ़ा और सीखा है शायद उर्दू अदब के किसी और अदीब ने सीखा हो। तुमने जो कुछ उर्दू अदब को दिया है वो बेमिसाल है। मैं गंदा जहन और फुहुश कलम वाला अदीब हूँ। तुम सा तहारत पसंद अदीब तो दुनियाए अदब में नहीं है। मैं एक चोर हूँ। तो खुद अपनी बीवी के बचाए हुए रुपयों में से भी चोरी कर लेता हूँ। वो तुम्हारी बीवी तुम्हारी साथी है। उसका जो कुछ भी है तुम्हारा है। वो चोरी नहीं और ना ही वो इसे चोरी समझती है। मैं तो काफिर हूँ। खुदा का भी और खुदाई का भी। तुम अमल के मोमिन हो मंटो और कागज के भी। तुमने खुदा के सितम रसीदा और बेकस लोगों से मोहब्बत की है।
तुम्हारा खुदा भी तुमसे मोहब्बत करता है। हिम्मत करो, लिखो मेरी कहानी, अपनी कहानी, अपनी आखिरी कहानी। जो आग तुम्हारे अंदर थी वो आग अभी बाकी है। उस आग से अलाव भड़काओ मंटो। तुम तो आग बेचने वाले हो, बर्फों को पिघलाने वाले हो। मगर मेरे अंदर की आग बुझ रही है। मुझे शराब ला दो। मेरे कोट की जेब में 3.5 रुपए हैं। इनमें कुछ और रकम डालकर एक आधी ला दो। ये सर्दी कुछ तो कम हो। तुम जानते हो ये तुम्हारे लिए जहर है। गुजरात में एक हामला औरत को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाकर सड़क के किनारे बुरी हालत में छोड़ दिया गया। और सर्दी में ठठर ठठर कर वो औरत इंतकाल कर गई। उसकी मुंजमद लाश जीटी रोड के किनारे पाई गई। मैंने उसको देखा है उजली उजली सड़कों पर एक गर्द भरी हैरानी में, फैलती फैलती भीड़ के अंधे ऊंधे कटोरों की तुगयानी में। जब वो खाली बोतल फेंक कर कहता है दुनिया तेरा हुस्न यही बदसूरती है, दुनिया उसको घूरती है। शोरो सलासल बनकर गूंजने लगता है अंगारों भरी आंखों में ये तुम सवाल, कौन है ये जिसने अपनी बहकी बहकी सांसों का जाल बाम जमा पर फेंका है, कौन है जो बल खा जी अस्सलाम वालेकुम everyone, to everyone watching, and thank you to everyone who has joined us in this very, in a way, momentous occasion. This was a first of its kind and experimental play, because we had not attempted anything like this before, और क्योंकि इससे पहले किसी और ने भी ऑनलाइन इस तरह कोशिश नहीं की हुई थी, तो काफ़ी कुछ हम ऑन द गो ही सीख रहे थे। एंड मेरी होप है कि जो बाकी जो ग्रुप्स हैं और जगहों पे भी जो ग्रुप्स हैं वो इससे इंस्पिरेशन लेके और तरीके निकालेंगे इस कोरोना क्राइसिस का सामना करने में, क्योंकि एक आर्टिस्ट, इनफैक्ट ऑल ऑफ अस, वी कैन नॉट एवर सरेंडर। अजोका ने शुरू से सिंस ओवर 3 डेकेड्स हर तरह की मुश्किलात का सामना किया है, डिक्टेटरशिप, एक्सट्रीमिस्ट, एंड ये भी एक मुश्किलात है। एंड ये हमारी एक कोशिश थी, एक एक्सपेरिमेंटल कोशिश थी इस मुश्किलात का सामना करने में, क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन। ये जो परफॉर्मर्स आपने अभी देखे हैं और जो परफॉर्मेंसेज आपने अभी देखी हैं, ये सारे फर्स्ट टाइम एक्टर्स थे। इससे पहले कुछों ने शायद स्कूल्स और कॉलेजेस में परफॉर्म किया हो,
लेकिन दे वर ऑल फर्स्ट टाइम एक्टर्स। और हमारे जो कोर्स है आर्ट ऑफ एक्टिंग का ऑनलाइन, उस 2 months का वो ये कोर्स था। एंड ये जो आपने सारा देखा है, ये 1 महीने के अंदर अंदर ही ओवर वीकेंड कोर्स, ये जो परफॉर्मेंस है ये जन्म लिया इसने। सो एक तरह से ये इनका फाइनल एग्जाम था, and I'm very proud of them and very happy, and so congratulations to all of these young and budding actors from all over Pakistan as well as other places as well. एक दो लोग शायद अभी नहीं है हमारे साथ, डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद बीच में, लेकिन जो अभी हैं हमारे साथ एक्टर्स, उनका हम इंट्रोडक्शन, मच नीडेड इंट्रोडक्शन कराते हैं। सो सबसे पहले आगे जहांजेब खान फ्रॉम लाहौर सर जी, और जवाद तारिक फ्रॉम लाहौर। अहमद Ahmed Ali from Lahore. साद Bakar, and I'm from Lahore. फिजा Fiza Farooq from Houston. and finally मंटो, सॉरी उसामा। सैयद उसामा ताहिर, कराची से। हाँ, सो कंग्रेचुलेशंस आप सबको। एंड उम्मीद है कि इवन इस क्राइसिस में भी आपके साथ और भी मजीद काम हम करेंगे, और मजीद और तरीके हम इंटरेस्टिंग वेज वील फिगर इट आउट। क्लैपिंग आप लोगों के लिए इस तरह लाइव नहीं हो सकी, लेकिन चलें, आई एम श्योर जो व्यूअर्स हैं वो भी क्लैपिंग कर रहे होंगे। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू, एंड thank you all for watching. Stay tuned for Ajoka's next online performance till the corona crisis lasts. Thank you. Goodbye. Thank you, Nirvan. Thank you, Ajoka. Before I end, कुछ आप लोगों से भी पूछ लें कि कितने पानी में थे और उस पानी से आप निकले हैं या नहीं निकले हैं। तो कुछ गपशप हो जाए। इधर है अहमद से शुरू कर लेते हैं। आप कुछ बात करना चाहें अपने परफॉर्मेंस के बारे में, द होल एक्सपीरियंस। First of all, I would like to thank Sir Nirvan and Ajoka Theatre, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने की। इससे पहले मुझे बिल्कुल भी एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था खुद पर्सनली, लेकिन सर ने हम सब पे इंडिविजुअली बहुत मेहनत की और उसका रिजल्ट आज आप सबके सामने है। बिल्कुल, मैंने इससे खाली एक्टिंग ही नहीं सीखी, आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू। सो आई एम रियली थैंकफुल टू अजोका एंड इट्स फैकल्टी फॉर बीइंग सो प्रोफेशनल एंड टू नाइस विद अस। थैंक यू अहमद जी। मुझे याद है जब शुरू की क्लासेस, पहली जो 1-2 क्लासेस थी, उसमें आपको कोई लाइन मैं देता था बोलने के लिए, तो आप, मुझे याद है एक पहली बार तो आपने वीडियो ही ऑफ कर दी अपनी। So काफी बिग इम्प्रूवमेंट जी। फिजा? It was an amazing experience. मैंने जब enroll किया था मुझे कुछ समझ नहीं आई कि in person नहीं है तो कैसे acting हो सकती है, लेकिन मेरा main purpose था to get the theoretical aspect of acting, which Nirvan covered very well, and this is one of the greatest actors of Pakistan drama industry, Savera Nadeem के साथ जो session हुआ था, very informative. मेरा perspective change हो गया कोई भी चीज़ देखने का, किसी एक्टर को देखने का। हम लोग देखते हैं ऑडियंस व्यूअर्स, हम कहते हैं बड़ी ग्लैमरस लगती है एक्टिंग, और क्या हम आराम से कहते हैं ओ ये तो ऐसे हो सकता था, इसको तो ऐसे किया जा सकता था, इसका एक्सप्रेशन ऐसे हो सकता था। I found out after this course कि उस एक सीन में, उस एक एक्टिंग के पीछे राइटर, डायरेक्टर, उस एक्टर, पूरी एडिटिंग टीम, कितना काम होता है। ये मुझे अंदाजा हुआ जब एक छोटा सा सीन मैंने 30 to 35 times at least shoot, reshoot किया to gain at least a minimum amount of satisfaction. That is coming from a person who's just a beginner level. So professionals like Nirvan or perfectionists, I hope we were up to it. And it was an absolute honor and pleasure
to work with you. और अजोका ने हमेशा बड़ी warmly welcome किया है to people who have respect and understanding of this form of art, or who are seeking for opportunity. Not only that, but success. So thank you, Ajoka. Thank you, Nirwan. Thank you very much. Thank you, Fiza. And for your patience as well. We have tested your patience to limits, I guess. It was quite enjoyable. Greatest actor का तो पता नहीं, not by a long stretch, but बाकी हाँ, I thank you for everything. जी, उसामा. बहुत शुक्रिया. मुझे अजोका से मुंसलिक और जो परफॉर्मेंस की मैंने बेहद खुशी हुई मुझे. और इस पेंडेमिक के दौरान ऐसा लग रहा था कि जिंदगी थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट्स का पहिया जैसे रुक सा गया, बट अजोका ने ये पहिया चलने दिया. मुझे अजोका की सबसे जो पसंदीदा चीज़ लगती है वो ये है कि वो करंट सिचुएशन और जो माशरती मसाइल और मौज़ूआत होते हैं उन पर परफॉर्मेंसेस पेश करता है. कैमरे के सामने ये मेरी पहले परफॉर्मेंस थी. स्टेज पे मैं परफॉर्मेंस करता रहा हूँ, बट जो चैलेंजेस और जो मुश्किलात का सामना कैमरे के सामने होता है उसकी पहली दफ़ा इंट्रोडक्शन थी मेरे लिए. बाकी सर निर्वाण, अजोका टीम और हम सब कास्ट ने मिलकर बहुत मेहनत से ये नाटक आपके सामने पेश किया है. तो उम्मीद है सारे नाज़रीन को ये पेशकश पसंद आई होगी. Thank you, Osama. Thank you, my wonderful cast. And finally, thank you to the audience as well, and a big round of applause to everyone watching. Thank you, Khudafiz, and goodbye for now.